1.9 लैरी हाइट रिस्पेक्टिंग रिस्क। लैरी हाइट की वित्तीय बाजारों में रुचि एक कॉलेज के पाठ्यक्रम से शुरू हुई थी, लेकिन वॉलू के लिए उनका रास्ता सड़क मूसा की तरह घुमावदार थी, इस्राएल की भूमि के लिए। उनके शुरुआती वयस्क वर्षों ने कोई सुराग नहीं दिया कि यह एक युवक था जो अंततः बड़ी सफलता की ओर अग्रसर था। सबसे पहले उनका शैक्षणिक प्रदर्शन था अशुभ, फिर वो कई तरह के अजीबोगरीब कामों से गुजरा, कभी भी किसी को बहुत लंबे समय तक रखने का प्रबंधन नहीं किया। आखिरकार वो अभिनेता और पटकथा लेखक के दोहरे करियर में चले गए। किसी भी मेजर की रिकॉर्डिंग नहीं करते समय सफलताओं के बाद वो खुद का समर्थन करने में कामयाब रहे और अपने काम का आनंद लिया। उनकी एक फिल्म की स्क्रिप्ट, जो उत्पादन में अपना रास्ता कभी नहीं मिला, इतनी बार विकल्प चुना गया कि वो इसे एक स्रोत के रूप में देखना शुरू कर दिया। नियमित आय। एक दिन हाइट ने रेडियो पर एच हंट को यह बताते हुए सुना कि कैसे उसने बहुत सारी चीजें खरीद कर अपना भाग्य बनाया। सस्ते तेल सही विकल्प, जिसने उन्हें कभी कभार होने वाले अप्रत्याशित लाभ का अवसर दिया। न्यूनतम जोखिम। उसी रात हाइट ने कुछ समय के लिए बीटल्स के प्रबंधक ब्रायन एप्स्टीन से मुलाकात की। उनके दिमाग में दो विचार विलीन हो गए, जिससे करियर में एक और बदलाव आया। वो सोचने लगा, यहाँ कुछ एक रॉक प्रमोटर है जिसमें ए के साथ बहुत सारा पैसा बनाने की क्षमता है। न्यूनतम निवेश। हालांकि उन्हें अपने कुछ समूहों के लिए कुछ रिकॉर्ड अनुबंध मिले, लेकिन कभी नहीं असली स्टारडम पर पहुंच गया। एक बार फिर, हालांकि उनकी सफलता सीमित थी, वे एक कमाने में कामयाब रहे, स्वनियोजित स्थिति में संतोषजनक जीवन। इस बीच हाइट की वास्तविक दिलचस्पी वित्तीय बाजारों में बनी रही। आप अक्सर लोगों के बारे में सुनते हैं, वॉल स्ट्रीट पर पटकथा लेखक बनने के लिए काम कर रहे हैं। मैं अकेला व्यक्ति हो सकता हूं जिसने कभी एक के रूप में काम किया हो। अभिनेता और पटकथा लेखक को वॉल स्ट्रीट के अपने करियर का भुगतान करने के लिए वे मजाक में कहते हैं। 1968 में अंत में हिट करें अपने प्राथमिक हित को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वायदा बाजारों से मोहित होने के बावजूद उनके पास नहीं था थोड़ा सा भी विचार था कि उस क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए। इसलिए उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरुआत की। कई साल बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक कमोडिटी ब्रोकर बन गया। हाइट से पहले एक दशक से अधिक समय बीत गया। ये आश्वस्त हो गया कि उसने इसके लिए आवश्यक सामग्री सीख ली है। सफल दीर्घकालिक व्यापार प्रदर्शन। प्रारंभिक कदम उठाए जिससे अंतिम गठन हुआ टकसाल निवेश प्रबंधन कंपनी। उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यापारिक विचारों को अधीन करने की आवश्यकता है, कठोर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए साझेदारी की पेशकश के साथ। लेकिन तत्काल भुगतान नहीं होने पर उन्होंने पीटर को सूचीबद्ध किया। मैथ्यूज, जिन्होंने पीएचडी आंकड़ों में। एक साल बाद उन्होंने माइकल डेलमैन, एक डिजाइनर को काम पर रखा, एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के लिए कंप्यूटर सिस्टम। मैथ्यूज और डेलमैन ने अपने अपने विचार यहां लाए तालिका, लेकिन शायद और भी महत्वपूर्ण रूप से उनके काम ने गणितीय प्रमाण प्रदान किया कि हाइट की व्यापारिक अवधारणाएं वास्तव में सांख्यिकीय रूप से अच्छी थीं। यह जोरदार है कि टकसाल की सफलता होगी मैथ्यूज और डेलमैन के बिना संभव नहीं था। मिंट का उद्देश्य कभी भी सबसे बड़ा प्रतिशत रिटर्न देना नहीं था, बल्कि हाइट का दर्शन था अत्यंत कठोर जोखिम नियंत्रण के अनुरूप सर्वोत्तम विकास दर का लक्ष्य। यह इस परिप्रेक्ष्य में है, जोखिम के सापेक्ष वापसी, की टकसाल वास्तव में चमकता है। अप्रैल 1981 में व्यापार की शुरुआत से लेकर तक 1988 के मध्य में मिंट ने 30% से अधिक का औसत वार्षिक चक्रवृद्धि प्रतिफल दर्ज किया। लेकिन यह उनका निरंतरता जो सबसे प्रभावशाली है। उनका वार्षिक रिटर्न सबसे खराब +13 से लेकर है प्रतिशत से सर्वश्रेष्ठ +60% तक।
किसी भी 6 महीने की अवधि में उनका सबसे बड़ा नुकसान केवल 15% था और किसी भी 12 महीने की अवधि में 1% से कम, केवल कैलेंडर वर्ष नहीं। आश्चर्य नहीं कि मिंट के शानदार प्रदर्शन के परिणामस्वरूप इक्विटी में शानदार वृद्धि हुई है। प्रबंधन। अप्रैल 1981 में उन्होंने $2 मिलियन के साथ व्यापार करना शुरू किया। आज वे $800 से अधिक का प्रबंधन करते हैं। 10 लाख। महत्वपूर्ण रूप से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रबंधन के तहत धन की वृद्धि का कोई प्रभाव पड़ा है। प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव। हाइट का मानना कि मिंट अंततः $2 बिलियन का प्रबंधन कर सकता है, एक फ्यूचर्स फंड के लिए अभूतपूर्व रूप से बड़ी राशि। हमारा साक्षात्कार न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड के विंडोज ऑफ द वर्ल्ड में लंच पर आयोजित किया गया था। केंद्र। एक दिन यह बादलों से ढका हुआ था। हमने संकेत तब लिया जब हम आखिरी में बचे थे। रेस्तरां और हाइट के कार्यालय में साक्षात्कार समाप्त किया। आपको सबसे पहले बाजारों में दिलचस्पी कैसे हुई? जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक प्रोफेसर के साथ एक बिजनेस कोर्स किया था जिसकी तीखी समझ थी हास्य। आपको एक उदाहरण देने के लिए, उन्होंने बैंक परीक्षक के रूप में भी काम किया। जाने से पहले एक दिन बैंक एक ऑडिट के बाद, वो बैंक के अध्यक्ष की ओर मुड़ा और मजाक के रूप में कहा, समझ गया। मनुष्य मौके पर ही दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उन्होंने एक और ऑडिट किया और पाया कि बैंक अध्यक्ष $75,000 का गबन किया था। वैसे भी एक दिन कक्षा में यह प्रोफेसर सभी वित्तीय साधनों की समीक्षा कर रहा है, स्टॉक, बॉन्ड आदि। फिर वे कहते हैं, अब हम सबसे पागल बाजार में आते हैं, माल। ये लोग केवल 5% मार्जिन पर व्यापार करते हैं और उनमें से अधिकांश से उधार लेते हैं। मेरे सिवा पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी कारण से 5% मार्जिन पर व्यापार करने का विचार बना सही अर्थ। टॉम, आप पहली बार वित्तीय बाजारों में कब शामिल हुए? बहुत साल बाद तक नहीं। मैं उस समय एक रॉक प्रमोटर था और एक सप्ताहांत में 3 थे क्लबों में अलग अलग शूटिंग, जिन समूहों में मैं काम कर रहा था। वे काम कर रहे थे। मैंने फैसला किया कि यह एक था करियर बदलने और अपनी वास्तविक रुचि वित्तीय बाजारों को आगे बढ़ाने का उपयुक्त समय। यद्यपि मैं फ्यूचर्स में वास्तव में दिलचस्पी थी, मुझे नहीं पता था कि उस क्षेत्र में नौकरी की तलाश कैसे करें। इसलिए मैं तय किया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरुआत करूंगा। मेरा पहला साक्षात्कार एक बहुत पुरानी लाइन वाली वॉल स्ट्रीट फर्म के साथ था, जिसके कार्यालय आपको ऐसा महसूस कराते थे आपको शांत स्वर में बोलना चाहिए। जिस आदमी ने मेरा साक्षात्कार लिया वो उस तरह का लड़का था। वो गोद लेता है, धूमधाम से परिष्कृत आवाज, जो अपने दांतों से एक साथ बात करता है और कनेक्टिकट में रहता है। उसने मुझसे कहा, हम केवल अपने ग्राहकों के लिए ब्लू चिप्स खरीदते हैं। वित्तीय पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण मैं ब्लू चिप शब्द से अपरिचित था, लेकिन यह अजीब लग रहा था मेरे लिए एक स्थिर निवेश फर्म के संदर्भ में। तो साक्षात्कार के बाद मैंने इसकी व्युत्पत्ति को देखा। मैं पाया गया कि इस शब्द की उत्पत्ति मोटे में सबसे महंगी चिप के रंग से की जा सकती है, कार्लो। मैंने अपने आप से कहा, आह, अब मुझे पता है कि यह खेल क्या है, जुआ। मैंने फेंक दिया ग्राहम और डोड की मेरी प्रति सुरक्षा विश्लेषण के सिद्धांत, जिसे कई लोग मानते हैं, शेयर बाजार विश्लेषण की बाइबल और बीट द डीलर नामक पुस्तक खरीदी। मैं के साथ दूर आया यह विचार कि सफल निवेश वास्तव में बाधाओं का मामला था, और यदि आप बाधाओं की गणना कर सकते हैं तो आप ऐसे तरीके खोज और परीक्षण कर सकते हैं जो बाजार को मात दे सकें। आपको किस बात से विश्वास हुआ कि आप बाधाओं को अपने पक्ष में करने के तरीके विकसित कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं यह सब तब समझ गया था, लेकिन वर्षों से मुझे एहसास हुआ कि बाजार हैं। अक्षम मेरा एक मित्र है जो अर्थशास्त्री है। वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा, मानो किसी से बात कर रहा हो। बच्चे
मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वो व्यर्थ क्यों था? क्योंकि बाजार कुशल हैं। मैंने देखा है कि हर कोई जिसने कभी मुझे बताया है कि बाजार कुशल है वो गरीब है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर मैं कर सकता कंप्यूटर पर एक विजेता प्रणाली विकसित करें, तो अन्य भी कर सकते हैं, और हम सभी एक दूसरे को रद्द कर देंगे। उस तर्क में क्या गलत है? क्योंकि लोग सिस्टम विकसित करते हैं और लोग गलतियां करेंगे। कुछ अपना सिस्टम बदल देंगे या सिस्टम से सिस्टम में कूदें, क्योंकि हर एक की हारने की अवधि होती है। दूसरे का विरोध नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग संकेतों का अनुमान लगाना। जब भी मैं धन प्रबंधन सम्मेलन में जाता हूं और साथ बैठता हूं, एक समूह रात में कुछ पीता है, मैं हमेशा एक ही कहानी सुनता हूं। मेरे सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैंने बस सोने का व्यापार नहीं किया, और वो मेरा सबसे बड़ा विजेता होता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। लोग नहीं बदलते, इसलिए यह सारा खेल काम करता है। 1637 में हॉलैंड में ट्यूलिप ने 5,500 फ्लोरिन के लिए कारोबार किया और फिर 50% की हानि के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हुआ, आप कह सकते हैं। तब व्यापार अपेक्षाकृत नया था। ये लोग आदिम थे। पूंजीवाद स्थिर था प्रारंभिक अवस्था में। आज हम बहुत अधिक परिष्कृत हैं। तो आप 1929 में जाएं और जैसा स्टॉक खोजें, गिरावट जो $233 के उच्च स्तर पर कारोबार करती थी और दुर्घटना के बाद गिरकर $31 हो गई, जो 87% की गिरावट थी। ठीक है, आप कह सकते हैं द रोअरिंग 20 के दशक पागल समय थे। लेकिन अब चीजें निश्चित रूप से अलग हैं। हिलाना 1961 से पहले, और आप $207 पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग नामक एक स्टॉक पाते हैं। यह अंततः गिर गया $49। 77% की गिरावट। अगर आपको लगता है कि हम 1980 के दशक में और अधिक परिष्कृत हो गए हैं, तो आप सभी चांदी की कीमतों पर नजर डालनी होगी, जो 1980 में $50 के शिखर पर पहुंच गई और बाद में गिरकर $5 पर आ गई। 90% की गिरावट। मुद्दा यह है कि क्योंकि लोग एक जैसे हैं, अगर आप बचने के लिए पर्याप्त कठोर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पिछली बार आप एक प्रणाली का परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह अतीत में कैसा रहा होगा और काफी अच्छा हो सकता है भविष्य में यह सिस्टम कैसा प्रदर्शन करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वही हमारी धार है। यह संभव नहीं है कि बाजार बदल सकता है और भविष्य इससे बहुत अलग होगा। अतीत बाजार बदल सकता है, लेकिन लोग नहीं बदलेंगे। जब हम अभी भी परीक्षण के चरण में थे, इससे पहले वास्तव में किसी भी पैसे का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। मेरे साथी माइकल डेलमैन की अवधारणा के साथ आया सिस्टम प्रदर्शन के माप के रूप में होल्डिंग अवधियों का उपयोग करना। केवल एक कैलेंडर वर्ष के आधार पर प्रणाली का मूल्यांकन करना बहुत ही मनमाना है। आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि लाभदायक प्रदर्शन की संभावनाएं क्या हैं किसी भी लंबाई की होल्डिंग अवधि में। हमारे सिमुलेशन में पीटर ने निर्धारित किया कि सभी 6 में से 90% महीने की होल्डिंग अवधि, 12 महीने की अवधि का 97% और 18 का 100% महीने की अवधि लाभदायक होगी। 7 साल से अधिक के वास्तविक व्यापार के बाद संख्याएं निकली 90%, 99% और 100% होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया की भविष्य की वैधता के बारे में मुझे कितना विश्वास है। एक साथी है जो हमारे लिए काम करते हैं, जो ब्रिटिश सेना में कर्नल हुआ करते थे। उनकी सेवा विशेषता थी पूरी दुनिया में बमों को नष्ट करना। मैंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? यह इतना मुश्किल नहीं था। वो कहते हैं, बमों की विभिन्न शैलियां हैं। मलेशिया में एक बम से अलग है मध्य पूर्व। आप वहां जाकर देखें कि यह किस तरह का बम है और इसे अलग कर लें। मैंने कहा, मुझे पूछने दो, आप एक सवाल। क्या होता है जब आपके सामने एक बम आता है जिसे आप नहीं जानते? वो मुझे देखता है आंख में और कहते हैं,
आप अपना पहला प्रभाव रिकॉर्ड करते हैं और आशा करते हैं कि यह आपका अंतिम नहीं है। मैं एक दिन कार्यालय में आया और पाया कि यह वही स्टील नर्वस व्यक्ति वस्तुतः के कगार पर है आंसू। मैंने उससे पूछा कि क्या गलत है। यह पता चला कि फेड ने एक बड़ा नीति परिवर्तन किया था, जिसने नाटकीय रूप से कई प्रमुख बाजार प्रवृत्तियों को उलट दिया। रातों रात हमारा फंड, जो से चला गया था $10 से लगभग $15 का प्रारंभिक मूल्य, एक प्रमुख खोलने के ठीक बाद $12 से कम हो गया था एक खाते के रूप में स्विस बैंक। मैंने उससे कहा, उन्हें फोन पर ले आओ। क्या? उसने कुछ पूछा अस्पष्ट। मैंने दोहराया, अधिक धीरे और जोर से बोलते हुए। जब मैं एक दलाल था, मेरे बॉस ने मुझे सिखाया कि यदि आप अपने मुवक्किल को फोन नहीं करते हैं जब वो पैसे खो रहा है, कोई और करेगा। और सच कहूं तो जब मैं एक दलाल था, मैंने वही काम किया था। जब मैंने फोन किया संभावनाओं और उन्होंने अपने दलाल के बारे में शिकायत की, मैं कहूंगा, ओह, वो आपको इसमें कैसे डाल सकता है? व्यापार? तो मैं फोन पर खाता प्राप्त करता हूं और समझाता हूं कि हमारे सिमुलेशन दिखाते हैं कि इस प्रकार की घटना होगी हर कुछ वर्षों में एक बार होता है और मुझे विश्वास है कि 9 महीनों में फंड वापस आ जाएगा। नया उच्च। वास्तव में, मैंने कहा, मैंने अपने स्वयं के निवेश में जोड़ने के लिए कुछ पैसे उधार लिए हैं। निधि, तुमने सच में ऐसा किया? उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैंने किया। खैर, उनके निवेश पर खाता 2 गुना हो गया और फंड तुरंत बढ़ गया। आज वो खाता हमारे सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। मैं इतना आश्वस्त कैसे हो सकता था? मुझे पता था कि वे सिस्टम क्या थे के विषय में। क्या इस व्यवसाय को इतना शानदार बनाता है, जबकि आप नहीं जानते होंगे कि क्या होगा कल। आपके पास एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि लंबे समय तक क्या होगा। बीमा व्यवसाय एक आदर्श सादृश्य प्रदान करता है। एक 60 साल के लड़के को ले लो और तुम्हारे पास है बिल्कुल नहीं पता कि क्या संभावना है कि वो 1 साल बाद जीवित होगा। हालांकि यदि आप लेते हैं 100,000 60 साल के बच्चे, आप इसका एक उत्कृष्ट अनुमान प्राप्त कर सकते हैं कि उनमें से कितने जीवित होंगे साल बाद। हम वही करते हैं। हमने बड़ी संख्या के कानून को हमारे लिए काम करने दिया। एक मायने में हम ट्रेडिंग एक्चुअरीज। मेरा एक दोस्त है जिसने फ्यूचर्स ट्रेडिंग को तोड़ा। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कैसे व्यापार कर सकता हूँ। एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली। धार्मिक रूप से, हम एक दिन टेनिस खेल रहे थे और उसने मुझसे पूछा, लैरी, कैसे? क्या आप अपने तरीके से व्यापार कर सकते हैं? क्या यह उबाऊ नहीं है? मैंने उससे कहा, मैं उत्साह के लिए व्यापार नहीं करता। मैं व्यापार करता हूँ जीत। यह बहुत सुस्त हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही आकर्षक भी है। जब मैं अन्य व्यापारियों के साथ मिल जाता हूं और वे विभिन्न ट्रेडों के बारे में युद्ध की कहानियों का आदान प्रदान शुरू करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे लिए हमारे सभी व्यापार समान हैं। कई धन प्रबंधक हैं जो प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणालियों का उपयोग करते हैं, और उनमें से बहुत से हैं अपने स्वयं के सिस्टम का दूसरा अनुमान न लगाएं। मिंट क्या अलग बनाता है? आप कैसे सक्षम हैं उद्योग के औसत से कहीं अधिक प्रतिफल जोखिम अनुपात प्राप्त करने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या जानकारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या है कर रहे हैं। आप गलत हो सकते हैं। मेरा एक मित्र है जिसने $100 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने मुझे 2 बुनियादी पाठ पढ़ाए। सबसे पहले, यदि आप अपनी जीवन शैली को कभी भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दांव पर नहीं लगाते हैं, आपके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरा, यदि आप जानते हैं कि सबसे खराब संभावित परिणाम क्या है, तो ये आपको जबरदस्त स्वतंत्रता देता है। सच्चाई यह है कि जब आप इनाम की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जोखिम।
मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि यह सलाह कितनी महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी में से एक व्यापारियों ने मुझे लंदन में अपने घर पर आमंत्रित किया। जब मैं उनके पुस्तकालय में गया तो मैंने देखा कि उनके पास बस था सत्ता पर लिखी गई हर किताब के बारे में। वो मुझे मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन रेस्तरां में से एक में ले गया पर रहा। रात के खाने में उन्होंने मुझसे पूछा, लैरी, तुम मुझसे ज्यादा कॉफी के बारे में कैसे जान सकते हो? मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी। मुझे पता है कि नावें कहाँ हैं। मैं मंत्रियों को जानता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मैंने उत्तर दिया। मैं कॉफी के बारे में कुछ नहीं जानता। वास्तव में मैं इसे पीता भी नहीं हूँ। आप इसका व्यापार कैसे करते हैं फिर? उसने पूछा। मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ जोखिम को देखता हूँ। वैसे यह बढ़िया भोजन कई घंटों तक चला। 5 बार उसने मुझसे पूछा कि मैंने क्या किया, और 5 बार मैंने उससे कहा कि मैंने जोखिम का प्रबंधन किया। 3 महीने बाद मैंने सुना कि उसने कॉफी बाजार में $100 मिलियन उड़ाए हैं। वो स्पष्ट रूप से संदेश नहीं मिला। और आप कुछ जानना चाहते हैं? वो कॉफी के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है करना। लेकिन बात यह है कि उसने जोखिम को नहीं देखा। तो सबसे पहले हम मिंट में रहते हैं। किसी भी पर कुल इक्विटी का 1% से अधिक जोखिम कभी न ले। व्यापार केवल 1% जोखिम उठाकर 1 बजे किसी भी व्यक्तिगत व्यापार के प्रति उदासीन। अपने जोखिम को छोटा रखना और स्थिरांक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि एक प्रबंधक का एक बड़ा खाता था जो व्यापार कर रहा था उसका आधा पैसा निकाल लिया। अपनी स्थिति का आकार आधा करने के बजाय, यह प्रबंधक समान संख्या में अनुबंधों का व्यापार करता रहा। आखिरकार मूलधन का वो आधा हिस्सा बन गया धन का प्रतिशत। जोखिम एक मूर्खतापूर्ण खेल है। यह गलतियों की अनुमति नहीं देता है। यदि तुम करो जोखिम का प्रबंधन न करें, अंततः वे आपको पूरा करेंगे। दूसरी चीज जो हम मिंट में करते हैं वो यह है कि हम हमेशा रुझानों का पालन करते हैं और हम कभी भी अपने से विचलित नहीं होते हैं। तरीके वास्तव में हमारे पास एक लिखित समझौता है कि हम में से कोई भी कभी भी हमारे सिस्टम का विरोध नहीं कर सकता है। धंधे सब एक जैसे हैं। यही कारण है कि मिंट में हमारा कभी भी खराब व्यापार नहीं हुआ। वहाँ वास्तव में 4 प्रकार के ट्रेड या दांव हैं। अच्छा दांव, बुरा दांव, दांव जीतना और दांव हारना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक हारने वाला व्यापार एक बुरा दांव था। यह बिल्कुल गलत है। आप पैसे भी खो सकते हैं एक अच्छे दांव पर। यदि बेट पर ऑड्स 50/50 है और अदायगी $2 बनाम $1 जोखिम है, तो यह एक अच्छा दांव है भले ही तुम हार जाओ। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप उन ट्रेडों या दावों में से पर्याप्त करते हैं, तो अंततः आपको आगे आना होगा। तीसरी चीज जो हम जोखिम को कम करने के लिए करते हैं वो है विविधता लाना। हम 2 तरह से विविधता लाते हैं। सबसे पहले, हम शायद व्यापार किसी भी अन्य मनी मैनेजर की तुलना में दुनिया भर में अधिक बाजार। दूसरा, हम केवल एक सर्वश्रेष्ठ का उपयोग नहीं करते हैं प्रणाली संतुलन प्रदान करने के लिए। हम अल्पावधि से लेकर दीर्घावधि तक कई विभिन्न प्रणालियों का उपयोग करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रणालियां अपने आप में उतनी अच्छी न हो, लेकिन हमें वास्तव में परवाह नहीं है। वो नहीं, वे वहां किस लिए हैं। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए मिंट चौथी चीज ट्रैक अस्थिरता है। जब एक बाजार की अस्थिरता इतना बड़ा हो जाता है कि यह अपेक्षित रिटर्न जोखिम अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, हम व्यापार करना बंद कर देंगे। बाजार अनिवार्य रूप से व्यापारिक संकेतों की स्वीकृति निर्धारित करने में हमारे दृष्टिकोण में 3 रोशनी हैं। कब प्रकाश हरा है, हम सभी संकेत लेते हैं। जब प्रकाश पीला होता है तो हम मौजूदा को समाप्त कर देंगे एक संकेत पर स्थिति, लेकिन हम एक नई स्थिति नहीं डालेंगे।
अंत में, जब प्रकाश लाल होता है, हम मौजूदा पदों को स्वचालित रूप से समाप्त करें और हम कोई नई स्थिति नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए, 1986 में, जब कॉफी $1.30 से $2.80 और वापस $1 हो गई, तो हम अपने से बाहर हो गए। लंबी पोजीशन $1.70 के रास्ते पर और बाकी कीमतों में वृद्धि के लिए बाजार में व्यापार नहीं किया और बाद में पतन। अब, जबकि हमने बाजारों से बाहर होने के कारण कुछ अतिरिक्त लाभ खो दिए हैं, यह उन तरीकों में से एक है जिससे हम इस तरह के कठोर जोखिम नियंत्रण को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो आपके और अन्य प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रबंधकों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आप कब नहीं खेलना है इसे परिभाषित करने का एक तरीका विकसित किया है। किसी भी स्थिति या खेल में, आप किसी भी खिलाड़ी के लिए स्थितिगत लाभ को परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ तक सबसे कमजोर भी एक। व्यापार में, आप 3 श्रेणियों के खिलाड़ियों को परिभाषित कर सकते हैं: व्यापार, मंजिल और सट्टेबाज। व्यापार में सर्वोत्तम उत्पाद ज्ञान और पदों से बाहर निकलने के सर्वोत्तम तरीके हैं। पूर्व के लिए पर्याप्त, अगर वे वायदा बाजार में खराब स्थिति में फंस जाते हैं, तो वे अपने जोखिम को में ऑफसेट कर सकते हैं। नकद बाजार। मंजिल को गति का फायदा है। आप मंजिल से तेज कभी नहीं हो सकते, जबकि सट्टेबाज के पास उत्पाद ज्ञान या गति नहीं है। उसके पास इसका लाभ नहीं है, खेलना पड़ रहा है। सट्टेबाज केवल तभी दांव लगा सकता है जब ऑड्स उसके पक्ष में हो। वो एक है महत्वपूर्ण स्थितिगत लाभ। आपने पहले उल्लेख किया था कि आपने बाजार में व्यापार बंद करने के संकेत के रूप में बढ़ी हुई अस्थिरता का उपयोग किया था। अपने अस्थिरता फिल्टर को निर्धारित करने के लिए आप कितने दिनों के पिछले डेटा का उपयोग करते हैं? 10 से 100 दिनों तक कहीं भी। जब आप 10 से 100 कहते हैं, तो क्या आप जानबूझकर अस्पष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या आपका मतलब है कि आप उपयोग करते हैं उस सीमा के भीतर अलग अलग समय सीमा? हम उस रेंज में अलग अलग टाइम विंडो देखते हैं। और मैं आपके 1% स्टॉप लॉस नियम के तर्क को पूरी तरह समझता हूं। हालांकि, मेरा एक प्रश्न है। एक बार जब आप सिस्टम के विपरीत सिग्नल प्रदान किए बिना किसी पोजीशन से बाहर रुक जाते हैं, यदि बाजार अपनी मूल दिशा में उलट जाता है तो आपको व्यापार में वापस क्या मिलेगा? न संभव है कि आप एक मध्यम मूल्य प्रतिक्रिया पर रोक सकते हैं और फिर चूक सकते हैं बाद की बड़ी चाल। अगर बाजार एक नई ऊंचाई बनाता है, तो हम वापस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बिना किसी विक्रय संकेत के धन प्रबंधन नियम पर एक लंबी स्थिति रोक दी जाती है वास्तव में उत्पन्न किया जा रहा है, सिस्टम अभी भी एक लंबे मोड में रहेगा और कोई खरीद संकेत नहीं होगा उत्पन्न, चाहे कितनी भी ऊंची कीमतें क्यों न हों। यदि, हालांकि, एक बिक्री संकेत उत्पन्न किया गया था, तो सिस्टम खरीद संकेत के लिए निगरानी शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि बाजार एक विस्तृत व्यापारिक सीमा में चला जाता है। हो सकता है कि आपको लगातार न मिले रोके जाने और नई ऊंचाइयों पर स्थिति में फिर से प्रवेश करने के बीच मार पड़ी है। ऐसा होता है, लेकिन समस्या होने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास जोखिम के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत सम्मान है। क्या आपके में कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम थे, ट्रेडिंग करियर जिसने आपको उस रवैये से जोड़ा? जब मैं पहली बार वस्तुओं में शामिल हुआ, तो मैंने देखा कि यदि आपने पोर्क बेली खरीदा है सितंबर और जुलाई से पहले उन्हें बेच दिया, आपने लगभग हमेशा लाभ कमाया। इसलिए मैंने ए के साथ एक फंड बनाया, दोस्तों का समूह, और मैंने यह व्यापार किया। वो कर गया काम। मैंने पैसा 2 गुना कर दिया। मुझे एक जीनियस की तरह लगा। उस समय मेरा एक दोस्त था जो मक्के की मंडी में चलता था। मैं मकई के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं केवल सुअर का मांस पेट के बारे में जानता था। उसने मुझसे नई फसल मक्का खरीदने और पुरानी फसल बेचने की बात कही। चूंकि यह एक अपेक्षाकृत सुरक्षित व्यापार माना जाता था,
इसमें मैं अपनी लंबी स्थिति को एक में ऑफसेट कर रहा था, एक और महीने में एक छोटी स्थिति के साथ अनुबंध मैं वास्तव में लोड हो गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने जारी किया चौंकाने वाला फसल अनुमान। जवाब में जिस महीने मैं लंबा था वो सीमित हो गया और जिस महीने मैं छोटा था वो सीमित हो गया। मैं इतनी निराशा में था कि मुझे याद है कि मैं सीढ़ी से बाहर निकल रहा था और सचमुच अपने ऊपर उतर रहा था, घुटने टेककर जोर से कहा, प्रिय भगवान, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना खो देता हूँ, लेकिन कृपया हिसाब न दे, डेबिट में जाओ। उस समय मैं एक परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय फर्म के लिए काम कर रहा था और जैसे मैं था मेरी दैवीय याचना करते हुए एक स्विस बैंकर सीढ़ी से नीचे उतर आया। मैं आज भी आश्चर्य है कि उसने क्या सोचा होगा। क्या बाजार पर ध्यान न देने के कारण कोई अन्य व्यक्तिगत दर्दनाक अनुभव हुआ? जोखिम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वित्तीय करियर के दौरान मैंने लगातार दूसरों के उदाहरण देखे हैं। जिन लोगों को मैंने जाना है वे जोखिम का सम्मान करने में विफलता से बर्बाद हो रहे हैं। यदि आप इस पर कड़ी नज़र नहीं डालते हैं, जोखिम यह आपको ले जाएगा। जब मैं एक बच्चा था और मुझे मेरी पहली मोटरसाइकिल मिली, तो मेरा एक पुराना दोस्त था जो हमेशा इसमें शामिल होता था, लड़ता है। उसने मुझसे कहा, लैरी, जब आप मोटरसाइकिल पर हों तो कभी भी कार से बहस न करें, आप हार जाएंगे। ट्रेडिंग पर भी यही सबक लागू होता है। यदि आप बाजार के साथ बहस करते हैं तो आप हार जाएंगे। हंट ब्रदर्स एक आदर्श उदाहरण है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, हंट कैसे हार सकते हैं? वे अरबों मूल्य के थे। मान लीजिए कि आपके पास $1 बिलियन है और आप $20 बिलियन मूल्य का खरीदते हैं चांदी। मैं इन नंबरों को उदाहरण के लिए बना रहा हूं। आप बिल्कुल उसी में हैं, $1000 वाले व्यक्ति के रूप में जोखिम की स्थिति, जिसके पास $20,000 मूल्य की चांदी है। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने बहुत ही विनम्र शुरुआत से शुरुआत की थी। उनके पिता एक सफाई कर्मचारी थे। वैसे भी वो एक बहुत ही उज्ज्वल व्यक्ति है और वो विकल्प आर्बिट्राज में आ गया है। वो इसमें बहुत अच्छे थे और भविष्य बनाया। मुझे याद है कि मैं उनसे इंग्लैंड में खरीदी गई एक राजसी संपत्ति में गया था। ठीक है, वो एक महान मध्यस्थ हो सकता है, लेकिन वो एक बुरा व्यापारी निकला। उन्होंने एक विकसित किया ट्रेडिंग सिस्टम जिसने पैसा कमाया। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं सोने में बिकवाली का संकेत नहीं ले रहा हूँ। यह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके अलावा लगभग 50% सिग्नल वैसे भी गलत हैं। इतना ही नहीं, क्या उसने बेचने का संकेत नहीं लिया? वो वास्तव में लंबे समय तक चल रहा था। निश्चित रूप से बाजार नीचे चला गया। मैंने उससे कहा, बाहर निकलो, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, बाजार वापस आ जाएगा। खैर, वो बाहर नहीं निकला और उसने हवेली और बाकी सब कुछ खो दिया। अब वो किराए के डिब्बे में रहता है, एक सड़क पर, और 100 अन्य कठिन से कठिन घरों के साथ। आज भी मुझे उनका नाम याद है, संपत्ति बेवली। वो अभी भी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और उस विशाल घर को खोने के कारण उसके पास एक था मुझ पर भारी भावनात्मक प्रभाव। उसके पास था और वो सब खो गया, और सब एक व्यापार के कारण। विडंबना यह है कि अगर उसने अपनी प्रणाली का पालन किया होता तो वो उस व्यापार पर भाग्य बना लेता। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक चचेरा भाई है जिसने विकल्प बाजार में $5,000 को $1,00,000 में बदल दिया। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उसने उत्तर दिया, यह बहुत आसान है। मैं एक विकल्प खरीदता हूँ और यदि वो है ऊपर जाता है, मैं अंदर रहता हूँ, लेकिन अगर यह नीचे जाता है तो मैं तब तक नहीं निकलता जब तक कि मैं कम से कम सम नहीं हो जाता। मैंने उससे कहा, देखो, मैं एक जीविका के लिए व्यापार और मैं आपको बता सकता हूँ कि रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा, लैरी, चिंता मत करो, इसे लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं है।
बस जब तक मैं 1 लाख नहीं बना लेता, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता। मैंने कहा, ठीक है। अपने अगले व्यापार में वो $90,000 मूल्य के मैरिल लिंच विकल्प खरीदता है। केवल इस बार यह नीचे चला जाता है और नीचे और नीचे। मैं उससे लगभग 1 महीने बाद बात करता हूँ और वो मुझे बताता है कि वो $10,000.1 के कर्ज में है। ने कहा, 1 मिनट रुको, आपके पास $1 लाख थे और आपने विकल्पों में $90,000 खरीदे। वो अभी भी छोड़ देना चाहिए आपके साथ $10,000, भले ही वे बेकार हो गए। आपके पास $10,000 का घाटा कैसे हो सकता है? ही ने कहा, मैंने मूल रूप से $4 के पर विकल्प खरीदे थे। जब कीमत घटकर $1 हो गई तो मुझे लगा कि यदि मैं एक और 20,000 खरीदा, मुझे बस इतना करना था कि मैं $2 पर वापस जाऊं ताकि मैं भी टूट सकूं। तो मैं गया बैंक और $10,000 उधार लिया। जोखिम का सम्मान केवल व्यापार का मामला नहीं है, यह किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्णय पर लागू होता है। मैं एक बार एक फर्म के लिए काम किया जहां कंपनी के अध्यक्ष, एक बहुत अच्छे आदमी, ने एक विकल्प व्यापारी को काम पर रखा जो था शानदार लेकिन स्थिर नहीं। एक दिन ऑप्शन ट्रेडर गायब हो गया जिससे फर्म घाटे में चल रही थी। राष्ट्रपति एक व्यापारी नहीं थे और उन्होंने मेरी सलाह मांगी। लैरी, आपको क्या लगता है करना चाहिए? मैंने उससे कहा, बस इस स्थिति से हट जाओ। इसके बजाय उसने व्यापार को बनाए रखने का फैसला किया। नुकसान थोड़ा और बढ़ गया लेकिन फिर बाजार वापस आ गया और उसने स्थिति को एक छोटे से परिसमाप्त कर दिया। लाभ। इस घटना के बाद मैंने उसी फर्म में काम करने वाले एक दोस्त से कहा, बॉब, हमें ढूंढना होगा एक और काम। क्यों? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसने अभी अभी खुद को पाया है एक खदान के खेत के बीच में, और उसने जो किया वो अपनी आंखें बंद करके उसमें से चल रहा था। वो अब सोचता है कि जब भी आप किसी खदान के खेत के बीच में हों तो उचित तकनीक यह है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और जाएं आगे। 1 साल से भी कम समय के बाद इसी आदमी को एक विशाल डेल्टा न्यूट्रल स्प्रेड को समाप्त करना पड़ा। विकल्पों में स्थिति, एक संतुलित स्थिति जिसका मूल्य छोटी कीमतों के लिए बहुत कम बदलेगा किसी भी दिशा में। बस आउट होने के बजाय उन्होंने एक बार में एक पैर की स्थिति से बाहर निकलने का फैसला किया। जब तक उन्होंने उस पद का परिसमापन समाप्त किया तब तक वो फर्म की सारी पूंजी से गुजर चुके थे। जोखिम नियंत्रण में त्रुटियों के अलावा लोग मनी ट्रेडिंग क्यों खो देते हैं? कभी-कभी क्योंकि उनके व्यापार एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित होते हैं। के लिए उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट वीक पर एक नियमित पैनलिस्ट है जो लगभग 65 या 70 साल का है। पुराना शो में एक दिन उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें जो सबक सिखाया था वो था, बॉन्ड हैं आपके पोर्टफोलियो की आधारशिला। इसके बारे में सोचें। चूंकि ये आदमी पहली बार व्यवसाय में आया है, उसके पास है ब्याज दरों में हर 8 में से केवल एक बार गिरावट देखी गई है। ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड बढ़ते हैं। गिरावट, जाहिर है, उसके लिए बॉन्ड नाम का अर्थ वास्तविकता से कहीं अधिक है। आप बाजारों की एक बहुत विस्तृत विविधता का व्यापार करते हैं। क्या आप उन सभी का एक ही तरह से व्यापार करते हैं? हम बाजारों का व्यापार नहीं करते हैं, हम पैसे का व्यापार करते हैं। मिकी क्विनिंगटन, जो हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, एक बार मुझे इस फर्म के एक पूर्व मुख्य कार्यकारी से मिलवाया, ईएफ मैन, जिस फर्म को हाइट ने 50 दिया था वित्तीय समर्थन के बदले में उनकी प्रबंधन कंपनी में प्रतिशत स्वामित्व। ये आदमी था कठिन, बूढ़ा आयरिशमैन, और उसने मुझसे पूछा, आप अपने सोने और कोको के बीच अंतर कैसे करते हैं? ट्रेडिंग। मैंने उत्तर दिया, वे दोनों 1% की शर्त हैं। वे मेरे लिए समान हैं। वो क्रोधित हो गया।
वो व्यावहारिक रूप से मुझ पर चिल्लाया। आपका मतलब है कि मुझे यह बताना है कि आपके बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं सोना और कोको? मुझे लगता है कि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो मिकी को इतना पसंद करता था, तो उसके पास होता मुझे उनके कार्यालय से निकाल दिया। मैंने एक बहुत ही उचित अंग्रेजी महिला से शादी की, जो हमेशा इस बात से चिंतित रहती है कि उसका परिवार मुझे थोड़ा सा समझता है। एक बार लंदन टाइम्स के एक रिपोर्टर ने मेरा साक्षात्कार लिया, जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ लंदन कोको बाजार की भविष्य की दिशा के बारे में। मैंने उससे कहा, सच कहूँ तो मुझे बाजार नहीं दिखते। मैं जोखिम, पुरस्कार और धन देखें। मैं उस लेख में उद्धृत अंतिम व्यक्ति था। उन्होंने यह कहकर इसे समाप्त किया, मिस्टर हाइट कोको बाजार की परवाह नहीं करते, उन्हें केवल पैसे की परवाह है। मेरी पत्नी ने पढ़ा लेख और कहा, महान। अब मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा। यह सिर्फ मेरे परिवार को साबित करेगा कि वे हमेशा तुम्हारे बारे में सही थे। मुझे लगता है कि यदि आप सभी बाजारों में समान व्यापार करते हैं, तो आप शायद अनुकूलन में विश्वास नहीं करते हैं। अनुकूलन अतीत के लिए एक प्रणाली के कई रूपों के परीक्षण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और फिर वास्तविक ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्करण का चयन करना। इस जुर्माने की समस्या ट्यूनेट दृष्टिकोण यह है कि अतीत और भविष्य के प्रदर्शन के बीच की कड़ी अक्सर बहुत कठिन होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कहावत है, यह अविश्वसनीय है कि आप परिपूर्ण न होकर कितने अमीर हो सकते हैं। हम इष्टतम विधि की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम सबसे कठिन विधि की तलाश में हैं। कोई भी बैठ सकता है नीचे और अतीत के लिए एक आदर्श प्रणाली तैयार करें। क्या कोई तकनीकी संकेतक हैं जिन्हें आपने ओवररेटेड पाया है? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड संकेतक, उनमें से कोई भी परीक्षण में साबित नहीं होता है। किसी भी प्रकार के संकेतक जिन्हें आप विशेष रूप से मूल्यवान मानते हैं? हालांकि मैं वास्तव में उनमें से व्यापार नहीं करता, लेकिन दो ऐसे हैं जो दिमाग में आते हैं। सबसे पहले, अगर कोई बाजार नहीं करता है, महत्वपूर्ण समाचारों का उस तरह से जवाब दें जैसा उसे होना चाहिए। यह आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है। के लिए उदाहरण के लिए, जब ईरान इराक युद्ध की खबरें पहली बार न्यूज़वायर पर सामने आईं, तो सोना ही सक्षम था $1.10 ऊपर जाने के लिए अपने आप से कहा, एक मध्य पूर्व युद्ध अभी छिड़ा है और सबसे अच्छा सोना बाजार $1 ऊपर जा सकता है। इसकी अच्छी बिक्री होनी चाहिए। उसके बाद बाजार में तेजी से गिरावट आई। दूसरा आइटम कुछ ऐसा है जो एड सेकोटा ने मुझे सिखाया है। जब कोई बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई बनाता है, तो वो है आपको कुछ बता रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपको बताते हैं कि बाजार इतना ऊंचा क्यों नहीं होना चाहिए, या कुछ भी क्यों नहीं बदला है। केवल यह तथ्य कि कीमत एक नई ऊंचाई पर है, आपको बताता है कि कुछ है बदला हुआ। कोई अन्य सबक जो आपने एड सेकोटा से सीखा? एड सेकोटा ने वास्तव में एक दिन अपने दर्शन की व्याख्या की। आप अपनी पूंजी का 1% जोखिम उठा सकते हैं, आप 5% जोखिम उठा सकते हैं, या आप 10% जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर महसूस करते हैं कि जितना अधिक आप जोखिम उठाते हैं, अधिक अस्थिर परिणाम होने जा रहे हैं। और वो बिल्कुल सही था। आपके साझेदारों के अलावा, जिन्हें मैं जानता हूं कि आपकी ट्रेडिंग प्रणालियों को विकसित करने में अभिन्न थे, वे थे कोई अन्य व्यापारी हैं जिन्होंने आपको मूल्यवान सबक सिखाया है? बिल्कुल, जैक बॉयर्ड, जिन्होंने मुझे एक दलाल विश्लेषक के रूप में काम पर रखा था। यह पढ़कर कि हैंडी और हरमन के पासथान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चांदी का स्टॉक या तो 3 अरब या 7 अरब ऑन्स था। चांदी के बाजार पर एक रिपोर्ट लिखी जिसमें मैंने कहा, हैंडी और हरमन के अनुसार वहाँ है या तो कुछ लोग जितना सोचते हैं उससे 2 गुना चांदी या आधे से भी कम। वो रिपोर्ट बहुत बड़ी हो गई जैक के साथ और मुझे नौकरी दिलाने में मदद की। जैक कई वर्षों से अपनी फर्म के लिए व्यापारिक सिफारिशें
कर रहा था। मैंने पाया कि यदि आप उनकी सभी सिफारिशों का पालन किया, आपने हर साल पैसा कमाया होगा। आखिर मैंने पूछा, जैक, उसने यह कैसे किया? आपको चित्र बनाना होगा कि जैक 6 फुट 4 था। उसने कहा, लैरी, अगर तुम चाहो तो जाने कि बाजार कहाँ जा रहा है। आपको बस इतना करना है। उसने अपना चार्ट फर्श पर फेंक दिया और अपने डेस्क पर कूद गया। उसने कहा, देखो, यह तुम्हें बताएगा। मुझे लगता है कि उसके द्वारा उसका मतलब बड़ी तस्वीर का एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना था। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में नहीं जानता जो छोटे छोटे लाभ लेकर अमीर हो जाते हैं। के साथ काम करना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण रूप था। जब से मैं उनसे मिला, मुझे पता था कि उनका दृष्टिकोण था करने का सही तरीका। दूसरे शब्दों में, मुझे पता था कि यदि आप बोर्ड भर में व्यापार करते हैं, अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं और चलन के साथ चला गया, इसे बस काम करना था। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकता था। कोई अंतिम शब्द? मेरे पास व्यापार और जीवन में जीतने के बारे में दो बुनियादी बातें हैं। एक, यदि आप शर्त नहीं लगाते हैं तो आप जीत नहीं सकते। दो, यदि आप अपने सभी चिप्स खो देते हैं तो आप दांव नहीं लगा सकते। हाइट के व्यापारिक दर्शन के दो मूल तत्व हैं। सबसे पहले, कई लोगों की राय के विपरीत शिक्षाविदों, हाइट दृढ़ता से आश्वस्त हैं कि बाजार अक्षम है। इसका मतलब है कि यदि आप कर सकते हैं, एक तरीका विकसित करें जो आपके पक्ष में बाधाओं को रखता है, और यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप जीत सकता है। दूसरा, जीतने के लिए एक प्रभावी तरीका आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। के लिए व्यापार में जीवित रहें और पनपे, आपको बाजार के जोखिम का भी सम्मान करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं, तो जल्दी या बाद में यह आपको मिल जाएगा। हाइट 4 बुनियादी सिद्धांतों को लागू करके जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करता है। 1. उनका सिस्टम कभी भी बाजार की प्रवृत्ति के विपरीत ट्रेड नहीं करता है। कोई अपवाद नहीं है, और वो हमेशा सिस्टम का अनुसरण करता है। 2. प्रत्येक व्यापार पर अधिकतम जोखिम कुल इक्विटी के 1% तक सीमित है। 3. पुदीना विविधीकरण को चरम पर ले जाता है। सबसे पहले, उनकी प्रणाली वास्तव में कई का संयोजन है। विभिन्न प्रणालियां न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए, बल्कि उनकी डिग्री के लिए भी चुनी जाती हैं, अन्य चयनित प्रणालियों के साथ सहसंबंध की कमी। दूसरा, टकसाल असाधारण रूप से व्यापक रूप से कारोबार करता है। बाजारों का स्पेक्ट्रम कुल मिलाकर लगभग 60, जिसमें यूएस में एक्सचेंज और 5 विदेशी शामिल हैं, देश और विविध बाजार समूह जिनमें स्टॉक इंडेक्स, ब्याज दरें, मुद्राएं, कच्चे इन औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं। 4. उतार चढ़ाव के संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक बाजार में अस्थिरता को लगातार ट्रैक किया जाता है, या उन बाजारों में व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित करें जहां जोखिम इनाम अनुपात अच्छी तरह से परिभाषित से अधिक है। सीमा। एक अंतिम अवलोकन। कुछ रंगीन करियर, जैसे पटकथा लेखक, अभिनेता, रॉक प्रमोटर लैरी हाइट ने एक ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल की, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा जोश था। फंड मैनेजर। मुझे यह एड का एक शानदार उदाहरण लगा। सेकोटा की टिप्पणी, यह एक सुखद परिस्थिति है कि जब प्रकृति हमें सच्ची ज्वलंत इच्छाएं देती है, तो यह हमें उन्हें संतुष्ट करने का साधन भी देता है।
1.94 में आपके 1% स्टॉप लॉस नियम 1.94 में आपके 1% स्टॉप लॉस नियम के तर्क को पूरी तरह समझता हूँ। हालांकि मेरा एक प्रश्न है। एक बार जब आप सिस्टम के विपरीत सिग्नल प्रदान किए बिना किसी पोजीशन से बाहर रुक जाते हैं, यदि बाजार अपनी मूल दिशा में उलट जाता है तो आपको व्यापार में वापस क्या मिलेगा? है न संभव है कि आप एक मध्यम मूल्य प्रतिक्रिया पर रोक सकते हैं और फिर चूक सकते हैं बाद की बड़ी चाल। अगर बाजार एक नई ऊंचाई बनाता है तो हम वापस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बिना किसी विक्रय संकेत के धन प्रबंधन नियम पर एक लंबी स्थिति रोक दी जाती है वास्तव में उत्पन्न किया जा रहा है, सिस्टम अभी भी एक लंबे मोड में रहेगा और कोई खरीद संकेत नहीं होगा उत्पन्न, चाहे कितनी भी ऊंची कीमतें क्यों न हों। यदि, हालांकि, एक बिक्री संकेत उत्पन्न किया गया था, तो सिस्टम खरीद संकेत के लिए निगरानी शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि बाजार एक विस्तृत व्यापारिक सीमा में चला जाता है। हो सकता है कि आपको लगातार न मिले रोके जाने और नई ऊंचाइयों पर स्थिति में फिर से प्रवेश करने के बीच मार पड़ी है। ऐसा होता है, लेकिन समस्या होने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास जोखिम के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत सम्मान है। क्या आपके में कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम थे, ट्रेडिंग करियर जिसने आपको उस रवैये से जोड़ा? जब मैं पहली बार वस्तुओं में शामिल हुआ, तो मैंने देखा कि यदि आपने पोर्क बेली खरीदा है सितंबर और जुलाई से पहले उन्हें बेच दिया, आपने लगभग हमेशा लाभ कमाया। इसलिए मैंने ए के साथ एक फंड बनाया, दोस्तों का समूह, और मैंने यह व्यापार किया। वो कर गया काम। मैंने पैसा दोगुना कर दिया। मुझे एक जीनियस की तरह लगा। उस समय मेरा एक दोस्त था जो मक्के की मंडी में चलता था। मैं मकई के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं केवल सुअर का मांस पेट के बारे में जानता था। उसने मुझसे नई फसल मक्का खरीदने और पुरानी फसल बेचने की बात कही। चूंकि यह एक अपेक्षाकृत सुरक्षित व्यापार माना जाता था, इसमें मैं अपनी लंबी स्थिति को एक में ऑफसेट कर रहा था, एक और महीने में एक छोटी स्थिति के साथ अनुबंध मैं वास्तव में लोड हो गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने जारी किया चौंकाने वाला फसल अनुमान जवाब में। जिस महीने मैं लंबा था वो सीमित हो गया और जिस महीने मैं छोटा था वो सीमित हो गया। मैं इतनी निराशा में था कि मुझे याद है कि मैं सीढ़ी से बाहर निकल रहा था और सचमुच अपने ऊपर उतर रहा था, घुटने टेककर जोर से कहा, प्रिय भगवान, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना खो देता हूँ, लेकिन कृपया हिसाब न दे, डेबिट में जाओ। उस समय मैं एक परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय फर्म के लिए काम कर रहा था, और जैसे मैं था मेरी दैवीय याचना करते हुए एक स्विस बैंकर सीढ़ी से नीचे उतर आया। मैं आज भी आश्चर्य है कि उसने क्या सोचा होगा। क्या बाजार पर ध्यान न देने के कारण कोई अन्य व्यक्तिगत दर्दनाक अनुभव हुआ? जोखिम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वित्तीय करियर के दौरान मैंने लगातार दूसरों के उदाहरण देखे हैं। जिन लोगों को मैंने जाना है वे जोखिम का सम्मान करने में विफलता से बर्बाद हो रहे हैं। यदि आप इस पर कड़ी नज़र नहीं डालते हैं, जोखिम यह आपको ले जाएगा। जब मैं एक बच्चा था और मुझे मेरी पहली मोटरसाइकिल मिली, तो मेरा एक पुराना दोस्त था जो हमेशा इसमें शामिल होता था, लड़ता है। उसने मुझसे कहा, लैरी, जब आप मोटरसाइकिल पर हों तो कभी भी कार से बहस न करें, आप हार जाएंगे। ट्रेडिंग पर भी यही सबक लागू होता है। यदि आप बाजार के साथ बहस करते हैं तो आप हार जाएंगे। हंट ब्रदर्स एक आदर्श उदाहरण है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, हंट कैसे हार सकते हैं? वे अरबों मूल्य के थे। मान लीजिए कि आपके पास $1 बिलियन है और आप $20 बिलियन मूल्य का खरीदते हैं चांदी। मैं इन नंबरों को उदाहरण के लिए बना रहा हूं। आप बिल्कुल उसी में हैं, $1000 वाले व्यक्ति के रूप में जोखिम की स्थिति, जिसके पास $20,000 मूल्य की चांदी है। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने बहुत ही विनम्र शुरुआत से शुरुआत की थी।
उनके पिता एक सफाई कर्मचारी थे। वैसे भी वो एक बहुत ही उज्ज्वल व्यक्ति है और वो विकल्प आर्बिट्राज में आ गया है। वो इसमें बहुत अच्छे थे और भविष्य बनाया। मुझे याद है कि मैं उनसे इंग्लैंड में खरीदी गई एक राजसी संपत्ति में गया था। ठीक है, वो एक महान मध्यस्थ हो सकता है, लेकिन वो एक बुरा व्यापारी निकला। उन्होंने एक विकसित किया ट्रेडिंग सिस्टम जिसने पैसा कमाया। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं सोने में बिकवाली का संकेत नहीं ले रहा हूँ। यह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके अलावा लगभग 50% सिग्नल वैसे भी गलत हैं। इतना ही नहीं, क्या उसने बेचने का संकेत नहीं लिया, वो वास्तव में लंबे समय तक चल रहा था। निश्चित रूप से बाजार नीचे चला गया। मैंने उससे कहा, बाहर निकलो, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, बाजार वापस आ जाएगा। खैर, वो बाहर नहीं निकला और उसने हवेली और बाकी सब कुछ खो दिया। अब वो किराए के डिब्बे में रहता है, एक सड़क पर, और 100 अन्य कठिन से कठिन घरों के साथ। आज भी मुझे उनका नाम याद है, संपत्ति बेवली। वो अभी भी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, और उस विशाल घर को खोने के कारण उसके पास एक था मुझ पर भारी भावनात्मक प्रभाव। उसके पास था और वो सब खो गया, और सब एक व्यापार के कारण। विडंबना यह है कि अगर उसने अपनी प्रणाली का पालन किया होता तो वो उस व्यापार पर भाग्य बना लेता। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक चचेरा भाई है जिसने विकल्प बाजार में $5000 को $1,00,000 में बदल दिया। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उसने उत्तर दिया, यह बहुत आसान है। मैं एक विकल्प खरीदता हूँ और यदि वो है ऊपर जाता है, मैं अंदर रहता हूँ, लेकिन अगर यह नीचे जाता है तो मैं तब तक नहीं निकलता जब तक कि मैं कम से कम सम नहीं हो जाता। मैंने उससे कहा, देखो, मैं एक जीविका के लिए व्यापार, और मैं आपको बता सकता हूँ कि रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा, लैरी, चिंता मत करो, इसे लंबे समय तक काम करने की जरूरत नहीं है। बस जब तक मैं 1,00,000 नहीं बना लेता, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता। मैंने कहा, ठीक है। अपने अगले व्यापार में वो $90,000 मूल्य के मैरिल लिंच विकल्प खरीदता है। केवल इस बार यह नीचे चला जाता है, और नीचे और नीचे। मैं उससे लगभग 1 महीने बाद बात करता हूँ, और वो मुझे बताता है कि वो $10,000.1 के कर्ज में है। ने कहा, 1 मिनट रुको, आपके पास $1,00,000 थे और आपने विकल्पों में $90,000 खरीदे। वो अभी भी छोड़ देना चाहिए आपके साथ $10,000, भले ही वे बेकार हो गए। आपके पास $10,000 का घाटा कैसे हो सकता है? ही ने कहा, मैंने मूल रूप से $4 के पर विकल्प खरीदे थे। जब कीमत घटकर $1 हो गई तो मुझे लगा कि यदि मैं एक और 20,000 खरीदा, मुझे बस इतना करना था कि मैं $2 पर वापस जाऊं ताकि मैं भी टूट सकूं। तो मैं गया बैंक और $10,000 उधार लिया। जोखिम का सम्मान केवल व्यापार का मामला नहीं है, यह किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्णय पर लागू होता है। मैं एक बार एक फर्म के लिए काम किया जहां कंपनी के अध्यक्ष, एक बहुत अच्छे आदमी, ने एक विकल्प व्यापारी को काम पर रखा जो था शानदार लेकिन स्थिर नहीं। एक दिन ऑप्शन ट्रेडर गायब हो गया जिससे फर्म घाटे में चल रही थी। राष्ट्रपति एक व्यापारी नहीं थे और उन्होंने मेरी सलाह मांगी। लैरी, आपको क्या लगता है करना चाहिए? मैंने उससे कहा, बस इस स्थिति से हट जाओ। इसके बजाय उसने व्यापार को बनाए रखने का फैसला किया। नुकसान थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन फिर बाजार वापस आ गया और उसने स्थिति को एक छोटे से परिसमाप्त कर दिया। लाभ। इस घटना के बाद मैंने उसी फर्म में काम करने वाले एक दोस्त से कहा, बॉब, हमें ढूंढना होगा एक और काम। क्यों? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसने अभी अभी खुद को पाया है एक खदान के खेत के बीच में।
और उसने जो किया वो अपनी आंखें बंद करके उसमें से चल रहा था। वो अब सोचता है कि जब भी आप किसी खदान के खेत के बीच में हों, तो उचित तकनीक यह है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और जाएं आगे। 1 साल से भी कम समय के बाद इसी आदमी को एक विशाल डेल्टा न्यूट्रल स्प्रेड को समाप्त करना पड़ा। विकल्पों में स्थिति, एक संतुलित स्थिति जिसका मूल्य छोटी कीमतों के लिए बहुत कम बदलेगा किसी भी दिशा में। बस आउट होने के बजाय उन्होंने एक बार में एक पैर की स्थिति से बाहर निकलने का फैसला किया। जब तक उन्होंने उस पद का परिसमापन समाप्त किया, तब तक वो फर्म की सारी पूंजी से गुजर चुके थे। जोखिम नियंत्रण में त्रुटियों के अलावा लोग मनी ट्रेडिंग क्यों खो देते हैं? कभी कभी क्योंकि उनके व्यापार एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित होते हैं। के लिए उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट वीक पर एक नियमित पैनलिस्ट है जो लगभग 65 या 70 साल का है पुराना। शो में एक दिन उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें जो सबक सिखाया था वो था, बॉन्ड हैं आपके पोर्टफोलियो की आधारशिला, इसके बारे में सोचें। चूंकि ये आदमी पहली बार व्यवसाय में आया है, उसके पास है ब्याज दरों में हर 8 में से केवल एक बार गिरावट देखी गई है। ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड बढ़ते हैं, गिरावट जाहिर है उसके लिए बॉन्ड नाम का अर्थ वास्तविकता से कहीं अधिक है। आप बाजारों की एक बहुत विस्तृत विविधता का व्यापार करते हैं। क्या आप उन सभी का एक ही तरह से व्यापार करते हैं? हम बाजारों का व्यापार नहीं करते हैं, हम पैसे का व्यापार करते हैं। मिकी क्विनिंगटन, जो हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, एक बार मुझे इस फर्म के एक पूर्व मुख्य कार्यकारी से मिलवाया, ईएफ मैन, जिस फर्म को हाइट ने 50 दिया था वित्तीय समर्थन के बदले में उनकी प्रबंधन कंपनी में प्रतिशत स्वामित्व। ये आदमी था कठिन, बूढ़ा आयरिशमैन, और उसने मुझसे पूछा, आप अपने सोने और कोको के बीच अंतर कैसे करते हैं? ट्रेडिंग। मैंने उत्तर दिया, वे दोनों 1% की शर्त हैं, वे मेरे लिए समान हैं। वो क्रोधित हो गया। वो व्यावहारिक रूप से मुझ पर चिल्लाया, आपका मतलब है कि मुझे यह बताना है कि आपके बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं सोना और कोको? मुझे लगता है कि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो मिकी को इतना पसंद करता था, तो उसके पास होता मुझे उनके कार्यालय से निकाल दिया। मैंने एक बहुत ही उचित अंग्रेजी महिला से शादी की, जो हमेशा इस बात से चिंतित रहती है कि उसका परिवार मुझे थोड़ा सा समझता है। क्रॉस एक बार लंदन टाइम्स के एक रिपोर्टर ने मेरा साक्षात्कार लिया, जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ लंदन कोको बाजार की भविष्य की दिशा के बारे में। मैंने उससे कहा, सच कहूँ तो मुझे बाजार नहीं दिखते, मैं जोखिम, पुरस्कार और धन देखें। मैं उस लेख में उद्धृत अंतिम व्यक्ति था। उन्होंने यह कहकर इसे समाप्त किया, मिस्टर हाइट कोको बाजार की परवाह नहीं करते, उन्हें केवल पैसे की परवाह है। मेरी पत्नी ने पढ़ा लेख और कहा, महान। अब मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा। यह सिर्फ मेरे परिवार को साबित करेगा कि वे हमेशा तुम्हारे बारे में सही थे।